तो आज हम लोग स्टैटिक्स का लेक्चर 3 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो पिछले वीडियो में हमने स्टैटिक्स का अच्छी तरह से नॉलेज लिया है एंड उसके बाद बहुत सारे टॉपिक कवर किया है, जैसे स्टैटिक्स क्या है, उसका स्कोप, यूजेस, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड और भी टॉपिक मैंने डिस्कस किया है। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ेंगे एंड मेनली 3 चीज़ पर ज़्यादा फोकस करेंगे, मेन, मीडियन एंड मोड। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर में यही 3 चीज़ के बारे में पढ़ा जाता है, कौन है, मेन, मीडियन एंड मोड। तो अगर आप स्टैटिक्स का अगर यही वीडियो से शुरू किए हैं या स्टैटिक्स इससे पहले नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से भी स्टैटिक्स का चैप्टर शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप यहीं से पढ़ना शुरू किए हैं तो सबसे पहले मैं स्टैटिक्स के बारे में बता दूं कि स्टैटिक्स क्या है। देखिए, स्टैटिक्स हमारे एवरीडे लाइफ हर जगह यूज होता है, हर स्कोप, बहुत सारे स्कोप है इसका, गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे बिजनेस में हो, चाहे कोई भी क्रिकेट मैच, इधर स्पोर्ट्स कह सकते हैं, स्पोर्ट्स है, एजुकेशन, हर जगह स्टैटिक्स का यूज है। तो स्टैटिक्स क्या है? देखिए, स्टैटिक्स है कि कोई भी जो डाटा होता है, सबसे पहले डाटा कलेक्ट करेंगे एंड देन डाटा को अच्छे तरह से रीड करेंगे, एनालिसिस करेंगे एंड देन उससे हम लोग मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। एंड कोई भी चीज़ से इन्फॉर्मेशन निकालने का मेन मकसद होता है कि फ्यूचर को ब्राइट करना, परफेक्ट फ्यूचर प्लानिंग, बोले तो मेकिंग डिसीजन। किसी भी डाटा से हम लोग इन्फॉर्मेशन क्यों निकालेंगे? क्योंकि हम लोग नेक्स्ट स्टेप के लिए अच्छे तरह से डिसीजन ले सकें। ओके, अगर इसका डिफिनीशन लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स या ब्रांच ऑफ साइंस। स्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स deals with the which deals with the collection, presentation, analysis and interpretation of given data। ये तो हो गया हमारा एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन, बट अगर अपनी भाषा में हम लोग अगर लिखना चाहें तो स्टैटिक्स क्या है, ये हो गया अपनी भाषा, अपना लैंग्वेज, जिससे हम लोग आसानी से समझ सके। तो स्टैटिक क्या है? स्टैटिक्स डील्स विथ द डाटा कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। कोई भी पर्पस के लिए, कोई भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डाटा कलेक्ट करेंगे एंड देन उसके पास क्या करेंगे? एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग करेंगे। एंड हम लोग एनालिसिस क्यों करेंगे? जिससे हमारा मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकल सके एंड वो इन्फॉर्मेशन हमें कोई भी अच्छे डिसीजन लेने में बहुत ही हेल्प करेगी। तो लिख सकते हैं कि डाटा डील्स विद द डाटा कलेक्टेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस एंड वी कैन मेक डिसीजन about the data by analyzing and interpreting it एंड अगर आपके सिलेबस की बात करें तो आपको सिलेबस में आपको पढ़ना होता है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो मैं आज पढ़ने वाला हूँ। आज मैं इसको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, मेजरमेंट ऑफ शेप ऑफ कर्व एंड उसके बाद को रिलेशन एंड रिग्रेशन एंड सैम्पलिंग भी हमें पढ़ना पड़ता है, सैम्पलिंग। तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग पढ़ेंगे मीन, मोड, मीडियन। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर में यही 3 चीज़ के बारे में पढ़ा जाता है। मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन के बारे में, डिस्पर्सन में हम लोग पढ़ेंगे रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, उसके बाद पढ़ेंगे वेरिएंस एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन। मेजरमेंट ऑफ शेप ऑफ द कर्व के बाद अगर इसमें हम लोग पढ़ते हैं स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस एंड देन कोरिलेशन, रिग्रेशन, सैम्पलिंग। ये सब पढ़कर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा स्टैटिक्स से। एंड अगर बात करें मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हैं क्या, तो इसमें हम लोग मीन मीडियन क्या है, एक
पॉइंट है, एक वैल्यू है जो सारे डाटा को रिप्रेजेंट करेगा। जो इस पॉइंट होता है, सपोज कि नंबर लाइन है, इस पर बहुत सारे डाटा दिए हैं। इस डाटा में से किसी एक पॉइंट को हमें सेलेक्ट करना पड़ता है जो सारे डाटा को रिप्रेजेंट करे, जिसे हम लोग रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू कहते हैं या सेंटर वैल्यू कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू या सेंटर वैल्यू। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू तीनों में से कोई एक मेथड से निकालते हैं, या तो मीन होगा या मोड होगा या मीडियन होगा। जिस मेथड से, मतलब अगर मीन से निकालेंगे तो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू मीन होगा, अगर मोड निकालेंगे तो मोड हो जाएगा, मीडियन होगा, मीडियन निकालेंगे तो मीडियन होगा। तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अगर शॉर्ट तरीका से बताऊं तो इसमें किसी एक सर्टेन वैल्यू को निकालना पड़ता है जो डाटा के मैक्सिमम चांस होता है कि सेंटर में लोकेशन होता है या इसके इर्द गिर्द अगल बगल में मान बताता है। मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन में बताता है कि जो मैंने सेंटर वैल्यू निकाला है, इस सेंटर वैल्यू से डाटा कितने दूर तक फैला हुआ है। इसमें सिर्फ डाटा में से किसी एक पॉइंट को बताता है कि एक वो कौन सी डाटा है जो सारे डाटा को रिप्रेजेंट करे। लेकिन हम लोग मेजरमेंट और डिस्पर्सन बताता है कि इस जो डाटा निकाले उस डाटा से कितनी दूर डाटा मेरा फैला हुआ है या कितना दूर है, कितना दूर डेविएट किया हुआ है। एंड उसके बाद मेजरमेंट ऑफ शेप में बताता है कि इस जो डाटा है, इस डाटा का डेंसिटी कितना है, मतलब इस डाटा के अलोंग कितने फ्रीक्वेंसी है, या इसको आपको ऐसे कर बताता है कि यहाँ पे की डेंसिटी कितना है, यहाँ से इतना के अंतर्गत, इस डाटा के अंतर्गत कितने सारे लोग हैं, कितना सैलरी वैलरी। इसको जब पढ़ेंगे तो बहुत ही ऐसा से जानेंगे। उसके बाद कोरिलेशन बताता है कि दो डाटा के बीच में कैसा रिलेशन है, उसको हम लोग कोरिलेशन कहते हैं। एंड रिग्रेशन एंड सैम्पलिंग इस समय पढ़ना होता है। तो आज हम लोग मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी गिव्स अस, हमें आइडिया देता है, एक रफ आइडिया देता है वेयर डाटा पॉइंट्स आर सेंटर्ड। क्या देता है? गिव्स अस रफ आइडिया वेयर डाटा पॉइंट आर सेंटर। देखो, अगर हम सीधी भाषा में बोले, अगर एग्जांपल लेकर सोचें तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर एक ऐसा डाटा को सिलेक्ट करना होता है या एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू बताना पड़ता है या ऐसा सेंटर वैल्यू बताना पड़ता है जो सारे डाटा को रिप्रेजेंट करें, जिसे हम लोग क्लास, अगर क्लास की बात करते हैं जिसे हम लोग CR कहते हैं। CR है, CR किसको क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है। उसमें क्या होता है कि आपके अगर क्लास में अगर 60 स्टूडेंट है या उससे ज़्यादा या कम हो, तो 60 स्टूडेंट में से एक ऐसा स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं जो, जिसे हम लोग मॉनिटर करते हैं, जिसे हम लोग क्लास रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, जो सारे स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो सारे स्टूडेंट को बताता है कि आज क्लास है या नहीं है। मतलब वो हेड होता है, उसे हेड कहे या मॉनिटर सबसे अच्छा, या CR कहने में बहुत ही अच्छा होगा, जो हमारे क्लास से रिलेटेड स्टूडेंट के सारे प्रॉब्लम को सोल्व करता है। एंड टीचर के सापेक्ष क्या कोई भी प्रॉब्लम को रखता है। तो जो हमने CR सेलेक्ट किया है, वहाँ यहाँ पे हम लोग मीन मीडियन मोड उसे कहेंगे। ओके, उसे हम लोग रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू कहेंगे सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत। और ये हमारा रफ आइडिया देता है कि जो डाटा में से जो एक डाटा को सिलेक्ट करेंगे, उस डाटा के अकॉर्डिंग उस डाटा के आसपास सारे डाटा क्या होता है, सेंटर करता है, या उसे सारे डाटा को रिप्रेजेंट करेगा जो डाटा मैंने सेलेक्ट करूँगा। या ऐसे कहेंगे कि अगर सपोज़ कि नंबर लाइन है, मैंने एक डाटा लिया कि नंबर लाइन पर डाटा लिया क्या 4 6 10 8 9 12 16 20। ये जो सपोज़ ये मेरा डाटा है, कोई कुछ भी चीज़ ले सकते हैं, मार्क्स, सैलरी वैली, 1000, कुछ भी ले सकते हैं। तो जो मैंने एक डाटा लिया है, इस डाटा में से एक ऐसा डाटा सेलेक्ट करेंगे या एक ऐसा पॉइंट को लोकेट करेंगे जो सारे डाटा को क्या करे, रिप्रेजेंट करेगा। सपोज़ कि ये मेरा पॉइंट अगर यहाँ ई आ गया, तो ई हमारा होगा रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू या सेंटर वैल्यू जो सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, सारे डाटा को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए, तो आखिर में इस पॉइंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, अगर मैं डाटा का एक डाटा के बारे में एनालिसिस करना शुरू कर दूँ तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगी और इसे करने में बहुत देर लगेगी एंड बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। देखिए, आपको एक स्टूडेंट को, एक डाटा को आपको इसके बारे में जानकारी लेने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा होता है कि एक ऐसा मान बताए जो सारे डाटा को रिप्रेजेंट करे, जिसे हम लोग रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू कहते हैं। और ये जो मान बताने का तरीका होता है, 3 तरीक़ों से बताते हैं, जिसे हम लोग मीन कहते हैं, मोड कहते हैं, मीडियन कहते हैं। ये हमें एक सेंटर वैल्यू बताता है, एक रफ आइडिया देता है कि इस पॉइंट के अकॉर्डिंग सारे जो डाटा होता है, इस डाटा से सारे डाटा किस तरह से कोरिलेटेड है, या इस डाटा किस तरह से सारे डाटा को रिप्रेजेंट करेगा। या इसे अगर अपने लैंग्वेज में क्या है तो विच इनेबल अस टू comprehend in a single effort the significance of the whole। यहाँ होल डाटा, सारे डाटा को कहा जाता है। comprehend मतलब समझाना, यानी इट इनेबल अस टू comprehend इन अ सिंगल इफोर्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ होल। मतलब जो ये डाटा मैंने निकाला है, इस डाटा के हेल्प से
एक ही प्रयास में विद अ सिंगल इफोर्ट, एक ही प्रयास में सारे डाटा को समझाने के लिए सक्षम बनाता है। मतलब अगर इस मैंने रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू का मान निकाल दिया, तो इस रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू से हम लोग सारे डाटा को देखते ही समझ पा जाएंगे कि डाटा में क्या है, एंड उससे हम लोग निष्कर्ष निकाल पाएंगे। इट एनेबल्स अस टू कम्प्रीहेंड इन अ सिंगल इफोर्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ होल। मतलब सारे डाटा के महत्व के बारे में एक ही प्रयास में क्या बताने में सक्षम बनाता है हमें। इसको हम लोग एक और कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल इसको कहेंगे डाटा को, क्या वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स विच इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे जो सारे डाटा को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ओके, एंड इसका मान हमको क्या करना होता है, निकालना पड़ता है। तो इसका मान निकालने का हमें बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत सारे तरीका होते हैं। इसको मेथड या तरीका कहने से अच्छा इसको कहें कि बहुत सारे मेजरमेंट होते हैं जिससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहला हम लोग कहेंगे क्या होता है, अर्थमेटिक मीन या सिंपली मीन भी कहते हैं, सिंपली मीन भी कहेंगे। दूसरा मीडियन, तीसरा हो जाएगा हमारा मोड, चौथा होता है जियोमेट्रिक मीन, एंड पंचमा हमारा हो जाएगा हार्मोनिक मीन। ये हमारे 5 मेजरमेंट है जिससे हमारा सेंटर वैल्यू या रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू निकाला जाएगा। तो हमारे सिलेबस में बस 3 ही चीज़ है जिसे हमें पढ़ना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अर्थमेटिक मीन के बारे में। तो इतना हम लोग जान चुके हैं कि अर्थमेटिक मीन से हम लोग क्या निकालने वाले हैं। अर्थमेटिक मीन से हम लोग एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू या सेंटर वैल्यू निकालने वाले हैं जो हमारे सारे डाटा को रिप्रेजेंट करने वाला है। देखिए अर्थमेटिक मीन कुछ नहीं है, हम लोग जो पढ़ते हैं एवरेज को ही अर्थमेटिक मीन कहा जाता है, और इसे हम लोग पहले से ही परिचित हैं। तो अर्थमेटिक मीन का जो डिफिनीशन होता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है कि अर्थमेटिक मीन में कहा जाता है कि द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अर्थमेटिक मीन की हेल्प से रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू निकाला जाता है। और ये कैसे निकाला जाता है, इसको निकालने का तरीका है कि जितने भी ऑब्जर्वेशन किए हैं, जितने भी डाटा किए, उस सबको सम करेंगे एंड उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ओके, जैसे मैंने लेट ऑब्जर्वेशन या वेरिएबल्स कहेंगे, लेट वेरिएबल माना क्या, x1 x2 x3 x4 डॉट 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 xn तक। तो यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल, इसको वेरिएबल कहते हैं या इसको हम एलिमेंट भी कहते हैं, या हम लोग डाटा भी कहेंगे। ये क्या है हमारा डाटा। तो यहाँ डाटा क्या है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक है, n तक है। अगर सिर्फ 4 डाटा रहते तो n का मान 4 हो जाते। तो यहाँ तो अगर हम मीन निकालना चाहें तो मीन हमारा क्या हो जाएगा, इसको सिंपली मीन भी कहा जाता है। तो मीन हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, या इसको वेरिएबल भी कहेंगे या एलिमेंट भी कहेंगे, बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, इस सारे का सम, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने नंबर हैं, n। तो इसको बोलेंगे हम लोग मीन। एंड मीन को डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय x बार। इसलिए ये हमारा एक लैटिन वर्ड होता है। तो x बार बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn अपॉन n। ओके, एंड इसको एक और तरीका से हम लोग लिख सकते हैं, x बार इक्वल टू x1 x2 x3 समेसन है। क्या है, तो समेसन हम लोग ऐसे भी कहते हैं। यह एक लैटिन या ग्रीक है, मुझे याद नहीं, एक ग्रीक लेटर है। क्या है, ग्रीक लेटर है जिसका मतलब होता है समेसन। तो यहाँ सम है, इसको लिख सकते हैं आई का मान 1 से लेकर n तक, आई का मान 1। आई समेसन का साइन है, ग्रीक साइन है समेसन, जो ऐड कर, इसका मतलब कि सारे को 1 से n तक सारे एलिमेंट को ऐड करना है। तो आई का मान 1 रखेंगे तो x1 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 x2 हो जाएगा, एंड सारे को ऐड करेंगे कहाँ तक, n तक, बटा n। इसको ऐसे भी कहते हैं। ये क्या है हमारा, एक ग्रीक लेटर है, और ये भी हमारा ग्रीक लेटर ही है, एंड जिसका मतलब होता है समेसन। तो आप x बार को ऐसे लिख सकते हैं, समेसन ऑफ x आई, जहाँ आई का मान 1 से लेकर n तक, m बटा n। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
देखिए आपको छोटे छोटे टर्म हैं, जैसे अगर वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल को हम लोग एक्स आई लिखते हैं या सिंपली एक्स भी लिख सकते हैं। दूसरा फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल तो जान के जिसे हम लोग डाटा कहते हैं या ऑब्जर्वेशन कहते हैं। फ्रीक्वेंसी बोलते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, कोई भी चीज़ कितना बार आया है उसे हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अकरिंग, नंबर ऑफ टाइम्स अकरिंग या अकर, कोई भी डाटा कितना बार अकर हुआ है, कितना बार आया है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अगर जैसे अगर 2 2 2 4 4, तो यहाँ हम लोग बोलेंगे कि 2 कितना बार है, तो 2 हमारा हो जाएगा 3 बार, तो यहाँ एफ हो जाएगा 3 बार। और ये हमारा क्या है, 2 क्या वेरिएबल है, तो एक्स एंड एफ कहेंगे। यहाँ 4 कितना बार है, तो 4 हमारा वेरिएबल है जिसे एक्स से डिनोट करते हैं या एक्स आई कहेंगे। तो 4 कितना बार आया है, तो 2, तो 2 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 3 है, एंड 4 का फ्रीक्वेंसी 2 है। ओके, तो मैंने सपोज़ कि अगर आपको मीन निकालने का एक सिंपली एग्जांपल समझूँ, तो लेट वेरिएबल्स या डाटा कुछ भी कह देंगे, लेट वेरिएबल हो जाएगा हमारा 2 8 4 3 7। ओके, तो हमको कहा है कि मीन निकालो, तो मीन कैसे निकालेंगे हम लोग, अब क्या हो जाएगा 2 + 8 + 4 + 3 + 7 अपॉन 1 2 3 4 5। उसका इसको ऐड करेंगे, 8 2 10, 10 7 17, 17 7 24, 24/5, एंड इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 20, 5 8 40। तो हमारा एक्स बार का मान हो जाएगा 4.8, ये हमारा मीन हो गया। तो अगर इसको मीन को लोकेट करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है 2 3 4 7 एंड 8। मीन क्या बताता है, एक सेंटर वैल्यू बताता है, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू बताता है जो सारे डाटा को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4.8, ये हमारा हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। सारे डाटा को एनालिसिस करना, उसके बारे में समझना संभव नहीं है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसको इजी बनाने के लिए हम लोग रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू बताते हैं, जिसका फर्स्ट मेजरमेंट था मीन। मीन का मान आया 4.8। 4.8 बताता है कि हाँ इसको 4.8 से 2 के आसपास है, 4.8 के आसपास 2 है, एक एवरेज बताता है कि चलो इतना में से डाटा में से 4.8 एवरेज है, जो थोड़ा सा इधर नहीं तो थोड़ा सा पीछे, मतलब कि 4.8 के थोड़ा सा 8 के, तो और मतलब कि 8 2 3 4 5 क्या 4.8 के आसपास है। सारे डाटा क्या है इसके, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या सेंटर्ड है, क्या है सेंटर्ड है, जिसे हिंदी में केंद्रित बोलेंगे कि 4.8 के अकॉर्डिंग सारे डाटा क्या है सेंटर्ड है, या 4.8 सारे डाटा को रिप्रेजेंट करेगा। इसको लिख सकते हैं एक्स वाई इक्वल टू 4.8, एंड 4.8 क्या है, 4.8 एज अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ गिवन डाटा, एंड इसका लोकेशन क्या है, यहाँ पे 4.8 पर है। तो इसको मेजरमेंट ऑफ लोकेशन भी कह सकते हैं, क्या है मेजरमेंट ऑफ लोकेशन, या मेजर ऑफ लोकेशन, लोकेशन का भी पता बताता है हमें। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हम लोग रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, सेंटर वैल्यू निकालते हैं विद द मेजर ऑफ मीन के हेल्प से। तो सपोज़ कि वेरिएबल एक्स है, फ्रीक्वेंसी एफ है। फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ 2 मैंने लिखा और 1 लिखा, सॉरी 1 से शुरू करते, 1 लिखा तो 1 कितना बार आया है, 5 बार आया है। 2 कितना बार आया है, 9 बार आया है। 3 4 5 6 7। ओके, ये हमारा हो गया वेरिएबल, या इसको कहेंगे डाटा। और ये डाटा कितना बार आया है, 3 सपोज़ कि 12 बार आया है, 4 17 बार आया है, 5 14 बार आया है, 10 बार आया है, 6 बार आया है। ओके, अगर जब फ्रीक्वेंसी आ जाए, फ्रीक्वेंसी बोले तो नंबर ऑफ टाइम्स एनी डाटा अकर, जब फ्रीक्वेंसी की बात आ जाए तो हम लोग मीन किस तरह से निकालेंगे, तो वो भी सिंपल है। जैसे अगर आपको मैं अगर छोटा सा शॉर्ट एग्जांपल से बताऊँ, जैसे 2 2 2 3 3 4 4 5 6, अगर इसका कहूँ कि आप मीन निकालो, तो मीन कैसे निकालेंगे, सबको ऐड कर देंगे, 3 + 3 + 4 + 4 + 5 + 6, तो 2 4 6 3 9 3 12 4 16 4 20 20 11 31, 20 11 31, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो जाएगा 9। ये हमारा हो जाएगा मीन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 कितना बार है, तो 2 गुने 3, तो 2 3 2 गुने 3 भी लिख सकते हैं। 3 कितना बार है, प्लस 3 गुने 2 भी लिख सकते हैं। 4 कितना बार है, 2 बार है, 2 प्लस 5 गुने 1 प्लस 6 गुने 1। तो यही हमारा वेरिएबल्स होता है, और यही हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। यही हमारा वेरिएबल्स, यही हमारा फ्रीक्वेंसी। अगर एक्स अगर 2 है, फ्रीक्वेंसी एफ 3 है, इसका मतलब क्या कि 2 कितना बार है, 3 बार है। 2 कितना बार है, 3 बार है। एंड दोनों को गुना करने के बाद फिर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ 1 कितना बार है, 5 बार है, तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 1 सेफ हो जाएगा। तो 5 एकम 5, 9 2 11, सॉरी 9 दूना 18, 12 3 36, 14 25 70, 17 चौका 68, 14 25 70,
10 छक 60 एंड 7 छक 42। और अगर जब भी फ्रीक्वेंसी की बात आ जाए तो हम लोग फ्रीक्वेंसी, तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा एक्स बराबर सिग्मा ई एक्स है, एफ है, तो ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एफ आई बोले तो सारे इसी को बोलेंगे, ये जो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 है, इसको हम लोग सिग्मा एफ आई भी कहेंगे। ओके, सिग्मा एक्स या एफ अपॉन एन ऐसे भी लिखेंगे, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। यानी एक से एक पहले गुना करेंगे, उसके बाद सबको सम करेंगे। तो सारे को गुना करिए, गुना करने के बाद अगर सबको जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ आता है 299। एंड इसको जब सारे इसको भी सबको जोड़ेंगे, यहाँ से 5 4 9 9 12 फिर ऐसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 73। एंड 5 18 5 23 36, फिर इसको जोड़े ऐड करें तो हमारा कितना आ जाएगा 299। तो यहाँ सिग्मा एक्स एफ का मान कितना आ गया 293। एंड ये हमारा एन का मान है, यहाँ सिग्मा एफ कहेंगे कितना 73। तो हमारा मीन क्या हो जाएगा, एक्स बार हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, यानी कि 299 अपॉन 73। अगर इसका भाग दे दे तो क्या आ जाएगा 4.09। ये हमारा हो गया मीन। इसका कहने का मतलब इसका लोकेशन कहाँ हो जाएगा, कुछ यहाँ पे होगा 4 और 5 के बीच में, और यही मान सारे डाटा को रिप्रेजेंट करेगा। इसका कहने का मतलब है कि 4.09 के अगल बगल सारे डाटा है। ओके, इसके आसपास सारे डाटा सेंटर हो रहे हैं। चलिए एक और यहाँ से ऊपर इसको इसको आई होप कि समझने में कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल्स दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, ये दोनों को गुना करेंगे, ये दोनों गुना किए, फिर इसका समेसन निकालेंगे। ये हमारा क्या समेसन ऑफ एक्स एफ है, सारे को ऐड कर दिए तो 293, फिर इसको सारे को ऐड कर दिए। ये हमारा क्या नंबर ऑफ मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे यहाँ पे कितने नंबर हैं उसी तरह से यहाँ इसको अगर ऐड कर देंगे तो कितना एक्स 5 बार है, 2 9 बार है, तो टोटल एक्स एक कितना है 5 बार है, 2 हमारा 9 बार है, तो टोटल कितना हो गया 14 बार। फिर इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करने के बाद ये निकल गया, ये हमारा क्या निकल गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब नंबर ऑफ कितना डाटा पूरा दिया हुआ है उसका मीन निकालने का फॉर्मूला, या आप सिंपली समेशन ऑफ एक्स एफ इंटू एन कर सकते हैं। नंबर ऑफ सम ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम कितना 293 अपन 73 एंड ये निकल गया। ओके, तो नाउ हम लोग लेस्ट सेकेंड एग्जाम्पल चलते हैं। एंड एक और चीज़ बता देते हैं, इसको बोलते हैं अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये क्या है, हमारा टेबल है जिसमें जो एक्स है, एक्स कोई भी ग्रुप में नहीं है, मतलब कि ग्रुपिंग बोले तो 1 से 9 तक या 10 से 20 तक, 20 से 40 तक, 40 से 60 तक, कुछ ऐसा ग्रुपिंग करके नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए हम लोग बोले इसको अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। सपोज कि मैंने मार्क्स लिया एंड यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट लिया, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, तो मार्क्स हमारा वेरिएबल हो जाएगा एक्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हमारा एफ हो जाएगा। ओके, एंड ये जो हम टेबल ले रहे हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। तो ग्रुपिंग मैंने किया कि चलो 0 से 10 तक जितने भी मार्क्स है उनमें से 12 स्टूडेंट हैं, 10 से 20 तक मार्क्स आने वाले स्टूडेंट कितना है 18, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितना है 18, 20 से 30 तक अंक लाने वाले, मार्क्स लाने वाले 27 है, एंड 30 से 40 के बीच में लाने वाले 20 स्टूडेंट हैं, एंड 40 से 50 के बीच में लाने वाले स्टूडेंट 17 है, एंड 50 से 60 के बीच में लाने वाले स्टूडेंट की संख्या कितना है 6 है। इसको बोलेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं अच्छे से। इसको क्लासेस कहते हैं, क्या कहते हैं क्लासेस, मतलब कि क्लास बोले तो वर्ग, 10 से 20 तक में कितने नंबर पे स्टूडेंट है इतना, इसको क्या बोलेंगे क्लासेस। एंड क्लासेस में जो इसको क्या लिख देते हैं यहाँ 0 से 10 है तो इसको बोलेंगे क्लास, क्या बोलेंगे क्लास। एंड इसको बोलेंगे लोअर लिमिट ऑफ क्लास, एंड इसको बोलेंगे अपर लिमिट। इसको क्लास या बोलेंगे क्लास इंटरवल, मतलब कि 0 से 10 के बीच, इंटरवल बोले तो डिफरेंस डिफरेंस नहीं, मतलब कि इंटरवल बोले तो बीच 0 से 10 का इंटरवल है। ओके, इसको बोलेंगे क्लास इंटरवल। अगर इस तरह से ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए इससे और इसे तो गुना कर नहीं सकते हैं, तो कैसे करेंगे, ये दोनों का हम लोग मिड टर्म निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट, यहाँ लिख देते हैं क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट। और यही मिड पॉइंट हमारा एक्स कहलाएगा या एक्स आई कहलाएगा या एफ आई कहलाएगा। तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, 0 और 10, तो 0 प्लस 10 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5। इसका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा 10 प्लस 20/2, यानी कि 30 अपॉन 2, यानी कि कितना हो जाएगा 15।
उसी तरह 30 20 50, 50/2 हो जाएगा 25, 40 30 70/2 35, 50 40 95 अपन 45, ये हो जाएगा 110, यानी कितना हो जाएगा 55। ये हमारा हो जाएगा एक्स आई। एंड नाउ अब हम लोग जानते हैं कि मीन क्या होता है। एक्स बार होता है समेसन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई अपन एन, या समेसन ऑफ एफ आई कहते हैं। तो इसको अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो एन का मान निकल जाएगा, एंड टोटल ऐड करेंगे तो 8 10 7 17 7 17 7 17 7 7 24 34 के 0 हासिल 3, एंड नाउ 3 2 5 2 7 कितना हो जाएगा 100, 100 आएगा। एंड इसको हम लोग अगर जोड़ेंगे, सॉरी पहले गुना करना पड़ेगा, यहाँ से क्या निकालेंगे एफ एक्स। ओके, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करेंगे 12 5 60, 270 675, 35 गुना 70 700, ये दोनों गुना करेंगे तो 765 एंड 330। एंड टोटल अगर हम ऐड कर दें तो सिग्मा एफ एक्स निकल जाएगा हमारा 2800। कितना निकलेगा, ये टोटल अगर ऐड कर देंगे तो 2800 निकल जाएगा। तो ना हमारा एक्स बार हो जाएगा 2800 अपॉन 100, काटेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स बार इक्वल टू 28, यानी कि कौन से क्लास में आ जाएगा 20 से 30 के बीच में 28 मान आएगा, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू कहलाएगा। तो इस वीडियो को बस यहीं तक रहने देते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, जिससे आपको दोस्त फ्रेंड भी आसानी से समझ सके एंड सिलेबस कवर कर सकें। ओके, तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।